स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम बाकायदा अपना चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछली वीडियोस में हमने 1.1 से पहले जो प्री एग्जाम्पल्स थी वो तमाम प्री एग्जाम्पल्स हमने की थी, वो आप देख सकते हैं। इसके नोट्स भी जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके 12 पार्ट्स हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है वो हमने सबसे पहली वीडियो में जो है फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है वो उससे क्वेश्चन करना सीखे थे कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी वो हमारी प्री एग्जाम्पल की फैक्टराइजेशन की वीडियो देख लें, ताकि उन्हें अब ये जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आसानी से समझ आ सकें। तो डिटेल के साथ हमने पहले भी मैंने आपको जो वीडियोस बनाई थी तब भी मैंने आपको कहा था कि ये वीडियोस अच्छे से देख लें, ताकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएं तो आपको कोई मुश्किल ना आए। तो चलें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और उसका पार्ट 1 करते हैं। x² + 7x = 8। जी, तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, जैसे कि हमने पहले प्री एग्जाम्पल में बताई थी कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप 1 स्टेप 2 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट जो है ना वो स्टेप याद होना चाहिए, वो आपने स्टेप 1 स्टेप 2 लिखना नहीं है। जस्ट आपके जहन में हो कि आप वो सिर्फ आपको याद दहानी के लिए है कि आपको ताकि याद रहे। तो स्टेप 1 में क्या था कि हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि सबसे पहले x² की वैल्यू वो टर्म लिखेंगे जिसमें x² की वैल्यू है, फिर x वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट लिखेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले x² वो वैसे ही लिख देंगे + 7x, और ये 8 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे। तो लेफ़्ट साइड पर लेके आने से ये प्लस का 8 है, तो लेफ़्ट साइड पर आने से ये -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लिया है। फैक्टराइजेशन मेथड में अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप था कि हमने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये एरो हेड जो है मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, या आपने एरो हेड नहीं लगाने, जस्ट आपको समझाने के लिए कि इन दो टर्म्स को हैं जो इनकी जो बेसिस हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसके साथ x के साथ 1 है और ये -8 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम हम रफ अमल में करेंगे। अच्छा, तो हम इनके जो अददी सर हैं, जो बेस है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 8 है और यहाँ पे 1 है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस 8 के ही फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 8 के साथ। ठीक है, इस तरह 2 किसके मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 है, 3 को किसी भी मल्टीप्लाई करें तो वो 8 नहीं आएगा। उसके बाद 4 है, 4 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब वो 8 आएगा। 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तब भी 8 नहीं आएगा। इस तरह 6 को किसी से मल्टीप्लाई करें 8 नहीं आएगा। 7 को भी नहीं करें तब भी नहीं आएगा। उसके बाद बनेगा 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। इसमें देखें ये 2 फैक्टर सेम है और ये 2 भी फैक्टर भी आपस में सेम है। ठीक है, तो इनमें से एक तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, या ये आप यूज़ कर सकते हैं या ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे वाले दोनों फैक्टर जो है उनको फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 फैक्टर बने। अब 2 फैक्टर्स को देखेंगे कि हमने प्लस माइनस करके हमारे पास क्या है, 7 आना चाहिए। ठीक है, प्लस का 7, तो 8 - 1 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। 8 - 1 = 7 आएगा और प्लस का 7 आएगा, और प्लस का 7 ही हमें चाहिए, तो ये वाला फैक्टर हम यूज़ कर लेंगे। दूसरा फैक्टर भी देख लें कि उसमें क्या आता है कि 4 को अगर 2 के साथ प्लस करें तो वो 6 आएगा। ठीक है, प्लस का 6 आएगा, हमें 7 चाहिए, तो माइनस करने से भी ये 7 ही आएगा, वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास 8 और 1 का फैक्टर ही यूज़ होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को वैसे ही लिख देंगे, जस्ट 7x जो मिडिल टर्म है उसको उसके फैक्टर में लिख देंगे। ठीक है, +7x जगह उसके फैक्टर लिखेंगे जो कि 8 है और 1 है। ठीक है,
और 7 के साथ x है तो इनके साथ भी x आ जाएगा, तो 8x माइनस 1 लिखते नहीं है, 1x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 8x माइनस 1x और माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर में लिखने के बाद हमने इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड टर्म में से एक कोई चीज़ कॉमन लेनी है और थर्ड और फोर्थ टर्म में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है। तो इसमें आपके पास देखें x कॉमन आ रहा है, x प्लस 8, और इसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, देखें हमारे पास क्योंकि ये x प्लस 8 है तो वहाँ पे भी हमें x प्लस 8 ही आना चाहिए, इसलिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, जिससे यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ताकि ये हमारे जो कॉमन लिए ये फैक्टर सेम आ जाए। तो x प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे फैक्टर ठीक बने हैं, वो इस सूरत में पता चलेगा कि ये दोनों चीज़ें जो हमारी ये दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। इक्वल आने का मतलब होगा कि हमारे फैक्टर जो हमने बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बने हैं। अब देखें ये तमाम पूरी इक्वेशन में से आपके पास x प्लस 8 जो है वो कॉमन है। बाय द वे कॉमन लेने का तरीका हम पिछली वीडियोज़ में भी बता चुके हैं कि हमने अलग से उसके लिए एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन में जाकर और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह किसी इक्वेशन से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 8 कॉमन आएगा, ठीक है। इस टर्म में से x प्लस 8 निकल गया तो सिर्फ x बचेगा, और माइनस इसमें भी x प्लस 8 निकल गया तो -1 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, इन दोनों फैक्टर को बारी बारी हम इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ x की आ जाएंगी, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और इस तरह x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 8 उधर जाके राइट हैंड साइड पर -8 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 राइट हैंड साइड पर जाकर +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, जो कि इसका सोल्यूशन सेट भी कहलाती हैं। तो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे s डॉट s। सोल्यूशन सेट आपको पता है कि वो करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो सोल्यूशन सेट आपका क्या होगा, -8 और 1, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन की रूट्स भी हैं, ठीक है। इसको -8 और 1 जो है इस इक्वेशन की जो ये वाली इक्वेशन लिखी थी उसकी रूट्स हैं। अब इसका तरीकाकार भी है कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये रूट्स जो इसकी निकली हैं वो ठीक हैं या नहीं, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठाकर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वल टू 8 आना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर भी x है वहाँ पर अगर आप एक वैल्यू कोई भी, जैसे 1 मैं ले लेता हूँ, अगर 1, ठीक है, तो 1 अगर इसमें पुट करें तो वो 8 आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 इंटू 1 7, तो 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपकी रूट्स जो हैं वो ठीक हैं। आप दूसरी रूट भी इसी तरह चेक कर सकते हैं, तो अगर वो भी 8 के बराबर आएगा तो आपकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टेप 1 फर्स्ट था इसको स्टैंड फॉर्म में लिखना है, तो ये ऑलरेडी आपका ये स्टैंड फॉर्म में है, तो स्टेप 1 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। वो स्टेप 1 हम, क्योंकि वो पहले ही आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम स्टेप सेकंड की तरफ जाएंगे कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास रफ फॉर्म में हम करेंगे तो ये 12 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमने फैक्टर किसके बनाने हैं, 12 के। तो 12 के फैक्टर बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12, सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 12 नहीं आएगा। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। 6 के बाद आपके पास है 7, 7 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपका 12 नहीं आता, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 8 है, 8 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 12 नहीं आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 9 है, 9 को भी किसी से भी मल्टीप्लाई करें 12 नहीं आएगा,
तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 10 है, 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 10 को भी किसी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 नहीं आएगा। उसके बाद 11 है, 11 को भी किसी से मल्टीप्लाई करें तो 12 नहीं आएगा। उसके बाद है लास्ट पे 12, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आएगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टर इसमें रिपीट हो रहे हैं, जैसे 12 और 1 और 1 और 12 ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह 6 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 6 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे एक, और 3 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये दोनों सेम हैं, तो ये भी कैंसिल आउट एक हो जाएगा। तो आपके पास मेन जो है वो 3 फैक्टर बचेंगे जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन तीनों में से कौन सा फैक्टर हम यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमें x वाली जो टर्म है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें आपके पास 7 आना चाहिए प्लस का। तो 1 और 12 का फैक्टर लें, उनको प्लस माइनस करें, क्या 7 आता है, तो 1 प्लस 12 करें वो 13 आएगा, और 1 माइनस 12 करें तो वो -11 आएगा। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद 6 2 का फैक्टर लेंगे, 6 माइनस 2 करें तो आपके पास 4 आएगा, और 6 प्लस 2 करें तो आपके पास 8 आएगा। हमें जो है वो प्लस का 7 चाहिए, तो ये वाला फैक्टर भी जो है वो नहीं हो सकता। तो बाकी यही फैक्टर बचा है, और ये देखिए 4 प्लस 3 करें तो 7 भी आता है। ठीक है, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस का आता है आपके पास। तो ये वाला फैक्टर जो है हम यूज़ करेंगे, ये वाला फैक्टर हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, और इस मेयार पर जो हमारा तरीकाकार है उस पर वो पूरा उतर रहा है। तो यहाँ पर हम ये वाला फैक्टर यूज़ करेंगे, 7x को 3 और 4 के फैक्टर में लिख देंगे। अच्छा, हमने 7 के जो है वो 3 और 4 फैक्टर बनाए हैं। ठीक है, तो इस 7 को ही हम जो है वो 3 और 4 के फैक्टर में लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है वो सेम रहेगी, 7 को जस्ट हम 3 और 4 के फैक्टर में लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे लिखेंगे। अब जो 7x है उसको 3 और 4 के फैक्टर में लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें 3 और 4, 3 प्लस 4 लिखना है, ये 7 के फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर देखें 7 के साथ x भी है। तो अगर यहाँ पर मैं x लगाऊंगा तो ये 3 के साथ भी x लग जाएगा और 4 के साथ भी x आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 7x के फैक्टर बनेंगे 3x प्लस 4x। यहाँ पर फैक्टर बनाते हुए हमने ये x साथ में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो आपका चीज़ जो है वो लेंथी हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ फैक्टर कॉन्स्टेंट चाहिए होता है। तो जो भी वेरिएबल इसके साथ होता है वो उसके साथ बाद में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 के फैक्टर नहीं हमने बनाया, एक्चुअली हमने 7x के फैक्टर बनाए हैं। तो 7x के फैक्टर 3x प्लस 4x बना है। ठीक है, तो जो भी इसके साथ 7 के साथ जो भी होगा, नॉर्मली आपके पास इन क्वेश्चन में लाजमी तौर पर आपके पास x ही होगा, क्योंकि हम उसी के फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो बाद में हम उन जो फैक्टर हमारे पास आएंगे, जैसे कि 3 और 4 आया था, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हम 3 और 4 हमारे फैक्टर बने थे, तो हम यहाँ पर उसके साथ, क्योंकि 7 के साथ x है तो 3 और 4 के साथ भी x लगा देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ यहाँ पर देखनी है आपने कि आप 3 और 4 में से पहले कौन सा फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। आप 3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, आप 4 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, दोनों तरीक़ों में ठीक होगा। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि अगर आप यहाँ पर 3 वाला फैक्टर पहले लिख देंगे, क्योंकि हमने कॉमन लेना है, तो देखिए 3 और 3 सेकंड टर्म में से भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर 4 भी लिख देंगे तो वो 3 4 कॉमन तो नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ x कॉमन आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखें, अगर हम यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ पर अगर हम 4x प्लस 3x लिखें, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है और सेकंड लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3 और 4 है, तो ये कॉमन कोई भी नहीं आ, सिर्फ x कॉमन आ सकता है, क्योंकि x इस टर्म में भी है और इस टर्म में से भी x निकल सकता है, तो आप सिर्फ x कॉमन लेंगे। और आपके पास इस टर्म में से x कॉमन ले लिया तो आपके पास 3x बच जाएगा, प्लस इसमें से देखें x कॉमन चला गया, आपके पास 4 बचेगा, प्लस इन दो टर्म में देखें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, वहाँ पर 3 है वहाँ पर 4 है तो कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ पर x है वहाँ पर लेकिन x नहीं है तो x भी कॉमन नहीं आ सकता। तो क्या कॉमन आएगा, जस्ट 1। जहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन ना आ रही हो वो वहाँ पर आपका 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो सारी 3x प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर भी आपके ये दोनों फैक्टर जो है कॉमन लेने से बराबर आ गए हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर आप इसमें 3x प्लस
प्लस 4x लिखते तो तब क्या होना था, 3x स्क्वायर वैसे ही। अब यहाँ पर पहले प्लस 3x लिखेंगे और बाद में प्लस 4x, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट टू टर्म में से 3 और x दोनों कॉमन आ सकते हैं, क्योंकि 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो वह 3x इसमें से कॉमन चला गया तो 3 और x कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। प्लस 3x पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पर 4x और 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, x इसमें से कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x इस टर्म में x नहीं है, ठीक है, ये वाली टर्म में x नहीं है, तो जस्ट 4 कॉमन आएगा। तो आपके पास यहाँ पर 4 बाहर चला गया और सिर्फ x बचेगा, और ये 4 भी कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखें यहाँ पर भी ये चीज़ें जो है वो इक्वल आई हैं। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप 4x प्लस 3 भी लिख सकते हैं और 3x प्लस 4x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तरतीब में कोई मसला नहीं है, जस्ट आपको आसानी ये होगी कि अगर आप इस तरह लिखेंगे 3x, यानी कि आपको देख लेंगे फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो उसमें 3 है तो दूसरी टर्म भी अगर 3 वाली है तो वो आप लिखते हैं ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले मेथड से भी आ जाएगा, नीचे वाली मेथड से भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं नीचे वाले मेथड से इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अब आप x प्लस 1 पूरी इक्वेशन में से x प्लस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 3x बचेगा, प्लस ये x प्लस 1 कॉमन आ गया है तो यहाँ पर 4 बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास दो टर्म्स आ गई हैं। अब इन दोनों को आप बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे और वहाँ से दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रखा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। प्लस 1 राइट हैंड साइड पर जाकर -1 हो जाएगा, 3x प्लस 4 राइट हैंड साइड पर जाकर -4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4/3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये बेसिक रूल्स हैं जो आप 9th में आप पढ़ाए हैं, तो ये आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए। ठीक है, और जो कॉमन लेना है, अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आपको पता है हमने वीडियो वो बनाई हुई है, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो कॉमन लेने का तरीका ज़्यादा आसानी के साथ आप वहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। ठीक है, सोल्यूशन सेट क्या होगा, -1 -4/3, तो ये आपकी रूट्स आ गई हैं -1 और -4/3। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारा है x² - 3x इज इक्वल टू 2x - 6। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो जो भी राइट साइड पर है उसको तमाम कीमतों को हम जो है लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे और अलामतें उनकी चेंज कर देंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। तो आप उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे और आपका रीअरेंज कर कर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। x² - 3x वैसे लिख लिया, और 2x और -6 को अगर हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे तो 2x प्लस का है -2x हो जाएगा, और 6 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम मज़ीद। -3x और -2x -5x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो फिर वही मेथड करेंगे कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास 6 आया। ठीक है, तो 6 के फैक्टर बनाएंगे 1 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 6 आ जाएगा। इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये फैक्टर हम लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 6 नहीं आता, 5 को किसी से मल्टीप्लाई करें 6 नहीं आता,
6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, तो ये वाला फैक्टर हम पहले भी लिख सकते हैं, तो ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही फैक्टर बनते हैं, इन दोनों को देखेंगे कि अब हमें -5 चाहिए, माइनस का 5 चाहिए, ठीक है। तो हम -5 किस तरह ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से +6 आए और प्लस माइनस करने से -5 आए, ठीक है। तो अगर हम 6 - 1 करेंगे आपके पास 5 आएगा, और अगर हम -6 + 1 करेंगे आपके पास -5 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए -5 तो आपके पास आ गया है, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो प्लस का 6 आएगा। -6 और +1 को अगर मल्टीप्लाई करें आपस में, यानी -6 और प्लस का 1, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -6 आएगा। तो हमें -6 नहीं, हमें +6 चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे +6 है, तो ये वाला फैक्टर प्लस माइनस करने से -5 तो आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है, तो हमें +6 चाहिए। तो ये वाला फैक्टर हम नहीं ले सकते, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही फैक्टर बचा है, तो -3 और -2 = आपके पास -5 आएगा। और अगर हम -3 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास प्लस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर आपका ओके है, ये वाला फैक्टर आप ले लेंगे। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वैसे ही आ जाएगी, और यहाँ पर -3x, x क्यों लिखा है, क्योंकि 5 के साथ x है, -2x + 6 = 0, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अगर मैंने -2 इधर भी लिख सकता था और -3 बाद में भी लिख सकता था, ठीक है। दोनों सूरतों में आप जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें से फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x, बाकी क्या बचेगा x - 3, ठीक है, क्योंकि इस टर्म में से x बाहर गया तो एक x बचा, और -3x में से x बाहर चला गया तो -3 बचाएगा। नेक्स्ट 2 टर्म में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, x नहीं आ रहा कि 6 में x नहीं है, -2 कॉमन आया तो -2 बाहर चला गया, जस्ट x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस, और इसमें से 6 में से 2 कॉमन आ गया तो आपके पास 3 बचेगा, ठीक है। कॉमन आने का मतलब होता है कि जो भी आपने कॉमन लिया उसको उस पर डिवाइड करना होता है। तो -2 कॉमन लिया तो -2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा आपके पास, ठीक है। ये कॉमन लेने का तरीकाकार आप देख सकते हैं, हमारी वीडियोस उसमें मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है। अब पूरी क्वेश्चन में से आपके पास x - 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर x और -2 आपके पास बचेगा, ठीक है। ये दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, इन दोनों को अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रूट्स निकल आएंगे। x - 3 = 0 रख लिया, इसी तरह x - 2 = 0। यहाँ पर x वैल्यू +-3 है, तो राइट हैंड साइड पर जाकर ये +3 हो जाएगी। इस तरह ये -2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस का। तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो आपका सोल्यूशन सेट है 3 और 2, ठीक है। तो आपके पास इस क्वेश्चन की रूट्स जो हैं वो 3 और 2 हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं इन रूट्स को वेरीफाई करना भी बता देता हूँ। अगर आप कोई भी एक रूट उठाकर इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम 3 पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, x की जगह पुट करनी है, x की जगह आपने 3 पुट करना है। x हमने 3 लिया, तो 3 का स्क्वायर -3 × 3 आ जाएगा, इक्वल टू 2 × 3, x की जगह 3 आ जाएगा, और -6 वैसे ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब है आपकी रूट ठीक आई है। तो 3 का स्क्वायर 9 -3 × 3 9, 3 × 2 6 -6, 9 - 0, 9 में से 9 गए 0, 9 - 9 0,
इसी तरह 6 - 6 भी 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, तो इसका मतलब आपकी रूट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह आप 2 को भी रख कर आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं, वो भी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आएगी। 0 ना आए लेकिन बराबर दोनों लाजमी आएंगी, यानी अगर यहाँ पर -5 आएगा तो राइट हैंड साइड पर भी -5 ही आएगा। तो इसका मतलब है आपके दोनों लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, तो इसका मतलब आपकी रूट जो है वो ठीक, जो भी आपने क्वेश्चन किया है वो ठीक निकलें। ये जस्ट आपको क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने का मेथड बताया है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जस्ट आप इसको क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो रूट्स आई हैं वो ठीक आई हैं या गलत आई हैं।